नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी टीचर में। तो आज हम शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी छोटी-मोटी बातों को जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जिसके कारण आप शिक्षक बन सकते हो, उस पे चर्चा करेंगे कि एक सफल कौन होगा शिक्षक भर्ती परीक्षा में, कैसे सफल हुआ जा सकता है, सिलेबस एनालिसिस देखेंगे कैसे किया जाएगा, पढ़ें कैसे, नोट्स कैसे बनाएँ, परीक्षा की प्लानिंग कैसे की जाए अर्थात परीक्षा कैसे दी जाए, सहायक शिक्षक और शिक्षक का कट ऑफ कितना जाएगा। इन पूरे बिंदुओं पर एकदम बारीकी से अध्ययन करेंगे। अगर आप वास्तव में शिक्षक या सहायक शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को, जो कि 10 मिनट के आसपास का होगा, उसे ज़रूर देखिएगा। किसी भी फील्ड में जैसे आपको उतरना है तो कौन से व्यक्ति सफल होते हैं हमेशा, तो उसके पीछे 3 कारण होते हैं। पहला होता है मूल प्रवृत्ति। क्या होता है? मूल प्रवृत्ति। मूल मतलब कुछ लोगों के जड़ में ही, अर्थात जब वो छोटे होते हैं तब से ही उनके अंतर्गत ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती है कि उनके अंतर्गत सम्मान प्राप्त करने की इच्छा, सफलता प्राप्त करने की इच्छा और उच्च पद प्राप्त करने की इच्छा शुरू से ही उनके अंदर होती है। इस मूल प्रवृत्ति के कारण वो हमेशा कार्य करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो ये सब मूल प्रवृत्ति के कारण होता है। दूसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो जो प्रवृत्तियां होती है उसको अर्जित करते हैं, अर्थात अर्जित प्रवृत्तियां जिसमें होती है, अर्थात वातावरण से, व्यवहार से और अपने समाज से सीख करके बहुत सारी आदतों को वो अर्जित कर लेते हैं। तो ऐसे लोग भी सफल होते हैं। अगर दोनों ही प्रवृत्तियों की कमी है किसी व्यक्ति में तो वो कैसे सफल हो सकते हैं? तो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये दोनों प्रवृत्तियां हैं लेकिन वो चीज नहीं है तब भी वो व्यक्ति सफल नहीं होगा। वो तीसरी चीज होती है दृढ़ इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति अर्थात फर्म डिटर्मिनेशन चाहिए। क्या चाहिए? फर्म डिटर्मिनेशन। तो दृढ़ इच्छा शक्ति अगर है तो वो सभी आदतों को, सबको क्या कर सकता है? मेहनत के द्वारा हासिल कर सकता है। तो इच्छा शक्ति जरूरी है। तो अगर आपको सहायक शिक्षक या शिक्षक बनना है तो आपको अपने अंदर विल पावर लाना होगा, विल पावर जागृत करना होगा, इच्छा शक्ति बढ़ानी होगी। अगर आपके अंदर अंदर इच्छा शक्ति है तो आप इस 25 दिन में भी बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और इस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे और मेरिट में आपका नाम आएगा। तो इन सभी चीज़ों को कि सिलेबस एनालिसिस पढ़ें कैसे, नोट्स कैसे बनाएं, परीक्षा की प्लानिंग कैसे करें, उससे पहले परीक्षा का पैटर्न समझ लेते हैं कि कितने मार्क्स तक आपको मेहनत करना है या कितने मार्क्स के ऊपर आपका सिलेक्शन पक्का होगा और उसे कैसे पढ़ा जाए। इन सबको एक साथ मिक्स करके हम देखेंगे यहाँ। तो सहायक शिक्षक की अगर बात करें हम, तो सहायक शिक्षक दोनों ही पेपर 150 मार्क के होंगे। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो नंबर हैं वो सीडीपी अर्थात बाल विकास सीखना और गणित के हैं और हिंदी और इंग्लिश के 110 नंबर के ये सभी हैं। 110 नंबर के हिंदी, इंग्लिश, गणित और सीडीपी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सहायक शिक्षक और शिक्षक में लगभग 50% क्वेश्चन 50% क्वेश्चन बालक से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? बालक से। अर्थात 150 में 75 से 90 तक क्वेश्चन किससे संबंधित होते हैं? बालक से संबंधित होते हैं, बच्चों से संबंधित होते हैं, बाल विकास से संबंधित हो, चाहे वो गणित ही क्यों ना हो, हिंदी ही क्यों ना हो, इंग्लिश ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें पेडागॉजी के ही प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे इंग्लिश में अगर हम ध्यान दें तो 10 नंबर के पेडागॉजी आता है और 15 नंबर के ग्रामर और कंप्रीहेंशन, ये सब मिला करके होते हैं। वैसे ही सभी में बाल विकास के क्वेश्चन बटे हुए रहते हैं। तो 50%, तो जब 50% आधा वेटेज बाल विकास से संबंधित है तो इस पर ज्यादा फोकस करना होगा। इसको कैसे हल कर सकते हैं? रट करके कि इसकी परिभाषा ये है, इसके द्वारा ये परिभाषा दी गई, वाटसन के द्वारा ये, क्रो एंड क्रो के द्वारा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक के नाम से जुड़ा हुआ सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही आएगा।
और आप इतना सारा कुछ याद करोगे, रटोगे, तो आपका सहायक शिक्षक या शिक्षक में सिलेक्शन होना नामुमकिन है। आपको समझ करके पढ़ना होगा। कैसा पढ़ना होगा? समझ करके पढ़ना होगा। तो ये बाल विकास से जो संबंधित जो प्रश्न है वो 30 नंबर के नहीं आते, बल्कि 75 से 90 नंबर तक के आते हैं। और उसको हल करने का सबसे स्वाभाविक और सबसे सरल तरीका है कि हमको ये परीक्षा पैटर्न और परीक्षा हमसे क्या चाहता है इसको समझना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो 3 उसके आधारभूत घटक हैं। पहला है समाज, दूसरा है पाठ्यक्रम और तीसरा है बालक। समाज की स्थिति क्या है, समाज क्या चाहता है, समाज कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति चाहता है, उस हिसाब से क्या तैयार किया जाता है? पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। और ये पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम में शामिल हम होते हैं, अर्थात जो शिक्षक होता है वो पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है। अर्थात पाठ्यक्रम को पूरा कराना, समाज के उद्देश्यों को पूरा कराने के लिए वह एक मीडियम का काम करता है। और ये पाठ्यक्रम समाज का आईना है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम कैसा होगा? क्या वो समाज जो चाहता है उस अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन ला पाता है? तो पाठ्यक्रम अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाने वाला होना चाहिए। अर्थात जो समाज चाहता है, पाठ्यक्रम क्या वैसा है जैसी अपेक्षा समाज की है, क्या वैसे व्यवहार में वो परिवर्तन लाने में सफल है या नहीं। तो बालक में जैसे पाठ्यक्रम के हिसाब से बदलाव आएंगे तो बालक समाज के हितार्थ खड़ा होगा। अर्थात समाज में क्या परिवर्तन आने चाहिए, समाज के हिसाब से वो तैयार होगा। तो समाज, पाठ्यक्रम और बालक ये तीनों जुड़े हुए हैं, एक चक्र की भांति चलते रहते हैं। तो हमको ये समझना है। अर्थात कोई भी क्वेश्चन आता है तो पहले वो समझो कि क्या वो समाज के हितार्थ है, क्या जो उसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको जो उत्तर लग रहा है क्या वो समाज के हितार्थ हैं, क्या वो पाठ्यक्रम के हिसाब से हैं, क्या वो पाठ्यक्रम को पूर्ण करते हैं, और क्या बालक से जो अपेक्षित है क्या उस ऑप्शन में बालक से अपेक्षित वो तथ्य दिया हुआ है या नहीं। तो जब आप इन चीज़ों को ध्यान में रख करके प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा परीक्षा जाएगा। तो परीक्षा में इस चीज़ को ध्यान रखो। तो हम क्या पढ़ना चाहिए हमको? तो हम सिर्फ आंकड़ों को कि हमने ऑनलाइन क्लास लिया और ऑनलाइन क्लास लिया और बहुत सारे पुस्तक देखे, इसके नोट्स, उसके नोट्स, सबके नोट्स उठाए और रटने लगे कि अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, इसका सिद्धांत किसने दिया। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको समझना होगा। समस्यात्मक प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे, सकारात्मक पक्ष बच्चों से संबंधित अधिक पूछे जाएंगे। तो आपसे कैसे वो सॉल्व होगा, हम कैसे पढ़ें इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। तो इसको समझ लीजिए, 50% क्वेश्चन आएंगे। अब हम समझते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा इस बार। तो थोड़ा देख लेते हैं कि लगभग 20 लाख के आसपास फॉर्म जाएंगे। उससे ज़्यादा या थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन 20 लाख जाएंगे। इसमें से 10 लाख अयोग या अर्थात अयोग नहीं, अपात्र बोलेंगे, अपात्र लोग हैं जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, जिनका किसी न किसी चीज़ में कमी है, वो परीक्षा के लिए सुटेबल नहीं है, फिर भी वो फॉर्म भर देते हैं। कुछ लोग डीएड करने वाले हैं, कुछ डीएड है, कुछ फ्रेशर है, कई लोगों के उम्र निकल गई है, कुछ उम्र से कम है, न्यूनतम जो उम्र है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। बहुत सारे लोग, 20 लाख अगर फॉर्म जाता है, 2 लाख की परीक्षा में बैठेंगे ही नहीं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऑलरेडी नौकरी में है, भर दिए फॉर्म, परीक्षा दे देंगे। कुछ लोग अनुभव के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़ेंगे सोचते हैं और फिर बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, 1-2 दिन पढ़ करके छोड़ देंगे। ऐसे लोग भी इसमें शामिल रहेंगे। तो वास्तविकता में जो कंपटीशन होगा, अर्थात ये बाकी तो फेक कंपटीटर हैं, सिर्फ 1 लाख से 2 लाख ही लोग ऐसे हैं जो इस परीक्षा में आपको कंपटीशन दे सकते हैं। 1 से 2 लाख। पोस्ट कितना है? 6000 के आसपास मानते हैं, टोटल मान लेते हैं 12,000, और 1 से 2 लाख लोग परीक्षा में अप्लाई कर रहे हैं। मतलब एक पोस्ट
में कितने लोगों के साथ संघर्ष होगा आपका? 10 से लेकर के 15 लोगों के बीच, अर्थात आपको 10 से 15 लोगों को पीछे करना होगा। और वो कैसे कर पाते हैं हम देखेंगे, एक एक नंबर बहुत मायने रखेगा। तो देखते हैं कि CDP अर्थात बाल विकास एवं सीखना 30 नंबरों के इससे क्वेश्चन आते हैं। गणित के 30 अंक, हिंदी के 25, इंग्लिश के 25, पर्यावरण के 20, कंप्यूटर के 10, जीके के। तो 50% अर्थात 75 मार्क्स लाना सहायक शिक्षक में बहुत ही आसान है। 75 अंक है, मार्क्स हैं, परसेंट नहीं, 50% मार्क्स, बहुत सरल है क्योंकि बहुत हैवी सिलेबस नहीं है सहायक शिक्षक का, बहुत सरल सिलेबस होता है। बाल विकास के क्वेश्चन भी शिक्षक की अपेक्षा सरल होते हैं और सिलेबस भी बहुत कम है इस शिक्षक के मुकाबले। और गणित में सिर्फ 15 ही चैप्टर दिए गए हैं और कुछ पेडागॉजिक चैप्टर है, और 15 जो चैप्टर दिए हैं एकदम सामान्य है, मिडिल स्कूल लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो बाल विकास और सीखना 30 नंबरों, गणित 30 नंबर के, हिंदी 25, इंग्लिश 25, पर्यावरण 20 और कंप्यूटर। तो सभी व्यक्ति जो कि थोड़ा बहुत भी अगर उन्होंने पढ़ा है, ये जो 1-2 लाख लोग हैं, तो 20 नंबर कहीं ना कहीं से ले ही आते हैं। गणित में 15 से 20 अंक उनके आने ही हैं, हिंदी में 15 से 20 उनके आएंगे ही, इंग्लिश में 10 नंबर कहीं नहीं गया, पर्यावरण में 15 नंबर, कंप्यूटर में 5 और जीके में 5 नंबर। अब हम देखते हैं कि इतने नंबर सभी लोग बना लेते हैं। इतना नंबर 20, 15, 15, 50 और 10, 60, 60 और 20, 80, अर्थात 75 अंक। तो जो 80 अंक है, तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? जबकि हम देखते हैं कि 72 मार्क्स, 73 मार्क्स है, पिछले बार ओबीसी का कट ऑफ गया था, एसटी का और कम उसे गया था, जनरल का लगभग ओबीसी के बराबर ही रहा, एससी का भी थोड़ा कम 68 के आसपास गया। तो ऐसे लोग कहाँ फैल खा जाते हैं और जिनका सिलेक्शन होता है वो कहाँ आगे निकल जाते हैं, हम ये देखेंगे। तो जो फेल होते हैं, जिनके कम मार्क्स आते हैं, उनका ये सब कुछ ठीक ठाक जाया रहता है, लेकिन उनको भरोसा नहीं होता अपने उत्तरों पर। तो वो क्या करते हैं, पूरे 150 में 140 क्वेश्चन लगा करके आते हैं, या फिर पूरे 150 क्वेश्चन लगा के आते हैं। उनके इतने नंबर तो आ जाते हैं, लेकिन उनको भरोसा नहीं होता कि हाँ, कि मैं सही में इतने नंबरों के क्वेश्चन एकदम सही सही हल करके आया हूँ। वो सभी क्वेश्चन लगा करके आते हैं, तब जा करके उनका 80 या 85 सही होता है, 80 से 85 तक सही होता है। लेकिन वो 140 और 150 के आसपास क्या लगा के आते हैं क्वेश्चन, तो उनके जो मार्क्स हैं वो माइनस के कारण और कम हो जाते हैं, और इनका जो मार्क्स वास्तव में बचता है वो कितना बचता है, 60 बचता है। और यहाँ एक नंबर में लगभग 20 से 30 हजार लोग होते हैं। तो बाल विकास, हिंदी और पर्यावरण, इनमें कंपटीशन नहीं है। वास्तविकता में कंपटीशन है तो वो है गणित में थोड़ा बहुत। गणित भी एकदम सरल है, सामान्य है सहायक शिक्षक का, तो इसमें भी ज़्यादा कंपटीशन देखने नहीं मिलता, लगभग सभी के बराबर मार्क्स आते हैं। तो इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके और गणित के कुछ क्वेश्चन, अर्थात आप यहाँ 2-3 नंबर एक्स्ट्रा लाते हैं, यहाँ 5 नंबर एक्स्ट्रा खींचेंगे, 2 नंबर यहाँ और 2 नंबर आप यहाँ ज़्यादा लाते हैं, और इतने क्वेश्चन नहीं लगाते 150 के 150। तो आपके 2, 4 और यहाँ 3, 7 और 7, 5, 12, आप 12 नंबर इनसे क्या करते हैं, अधिक लाते हैं। तो आपका कितना हो गया, 92 से 95। अगर आप इतना नंबर ले आते हैं 90 से 95 या उससे ऊपर, तो आप सहायक शिक्षक निश्चित रूप से बन सकते हैं। क्योंकि चुनाव है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लिस्ट ही अभी चुनाव से पहले आ सकते हैं। तो पहले लिस्ट में अगर आपका सिलेक्शन होना है तो आपको 90 से ऊपर लाना होगा। और आप कैसे ला सकते हैं, जब इस पार्ट को पढ़ेंगे तब हमको ये समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी इस पे विस्तृत चर्चा होगी जब हम परीक्षा प्लानिंग पढ़ेंगे। तो फिर हम बात करते हैं शिक्षक की। तो शिक्षक का पेपर अपेक्षाकृत सहायक से क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसमें जो बाल विकास के क्वेश्चन होते हैं वो भी थोड़े से
उसके शब्दावली थोड़ी कठिन होती है और विस्तृत इसका सिलेबस है। तो हम देखते हैं कि क्या है। तो इस बार आर्ट्स वाले भी इसमें शामिल हो गए, बाकी विषय वाले भी। तो CDP इसमें बाल विकास 30 नंबरों के आते हैं, जो कि सहायक शिक्षक से कठिन होंगे। मैथ्स एंड साइंस के 30 क्वेश्चन होते हैं। पिछले बार के पेपर में मैथ्स एंड साइंस हार्ड था। 30 नंबर बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा करेगा ये आर्ट्स के जो कैंडिडेट हैं उनके। सामाजिक अध्ययन 20 नंबरों के अपेक्षाकृत इससे कम। इंग्लिश 25 नंबर, हिंदी 25 नंबर। हिंदी लगभग सामान्य होता है सहायक शिक्षक के जैसे ही। कंप्यूटर भी सामान्य होगा और GK भी सामान्य होगा। तो यहाँ जो कंपटीशन है वो सिर्फ है मैथ्स और सामाजिक अध्ययन। अगर कोई आर्ट्स वाला है और मैथ्स एंड साइंस वाला है तो उसका सामाजिक अध्ययन लगभग सामान्य होता है। जैसा आर्ट्स वाले का सामाजिक अध्ययन होगा वैसा ही मैथ्स एंड साइंस वाले का है, अगर वो 1-2 साल से तैयारी कर रहा है। क्योंकि सामाजिक अध्ययन को वो सामान्य ज्ञान के रूप में ज़्यादातर फोकस करके पढ़ता ही है। लेकिन यहाँ मैथ्स वालों को थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो इसमें मैथ्स आने हैं, इसके सिलेबस को अगर ध्यान से देखें तो इसका जो मैथ्स है वो थोड़ा हाई लेवल का है और थोड़े कठिन क्वेश्चन आते हैं। और वैसे ही साइंस के क्वेश्चन है, साइंस अथाह है। और इसमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे, जो सिलेबस में तो दिया है 10वीं लेवल का है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो छत्तीसगढ़ में जो पाठ्यक्रम चलता है और छत्तीसगढ़ में जो पुस्तक चलता है उससे इतर आपको NCERT लेवल के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ CDP, हिंदी, इंग्लिश और सामाजिक अध्ययन, GK ये सब कुछ समान है। इसमें जो कंपटीशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स एंड साइंस और थोड़े बहुत ना कहो 2 या 3 नंबरों के लिए सामाजिक अध्ययन में कंपटीशन है। बाकी सभी जो भी तैयारी कर रहा है बाकी सब समान है। तो जिसको भी अंतर करना है, जिसको भी ये शिक्षक का पद प्राप्त करना है, उसको मैथ्स एंड साइंस मजबूत करना होगा और सामाजिक अध्ययन में ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर लाने की 15 नंबर लाने का प्रयास करना चाहिए उनको, तब जा करके शिक्षक आप बन सकते हैं। तो इस बार लगभग 80 मार्क्स, 80 से 85 जिनके मार्क्स आएंगे उनके सिलेक्शन होने की पूरी संभावना शिक्षक के पद में है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम समझते हैं कि ये कट ऑफ जितना जा रहा है उतने नंबर आपके कैसे आ सकते हैं। तो हम देखते हैं ये वाला पार्ट, सिलेबस एनालिसिस। अब परीक्षा अगर आपको निकालना है तो ये 4 चीज़ों पे आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी है किसी भी परीक्षा में तो वो है सिलेबस एनालिसिस। अर्थात सिलेबस का पूरा विश्लेषण कीजिए, सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़िए और उस सिलेबस को पढ़ करके हमको ये समझना है कि परीक्षा वास्तव में हमसे चाहता क्या है। तो जब आप सिलेबस को ध्यान में रख करके आप पढ़ेंगे तो आप अपने लिए निचोड़ जो पुस्तक में है, आप बहुत सारा मटेरियल पढ़ेंगे, बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब में देखेंगे और भी तरीके हैं। तो आप उसमें से अपने लिए जो ज़रूरत का चीज़ है उसको कैसे बाहर ला पाएंगे कि ये हमारे काम का चीज़ है, ये सिलेबस का हिस्सा है। जब हम सिलेबस को समझेंगे, जैसे पहले ही पार्ट में अगर हम बाल विकास की बात करें तो उसमें गर्भावस्था और विकास और ये सब कुछ दिया है। तो अगर आप बाल विकास पढ़ रहे हैं और निकाल करके भ्रूणी विकास और ये सब कुछ पढ़ने लगे, जैसे गर्भावस्था दिया है तो गर्भावस्था में जैसे भ्रूणी विकास है तो उसमें मोरूला, ब्रस्टुला, ग्रेस्टुलेशन की क्रियाएं हैं, उन सबको अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो इतना बड़ा विस्तृत सिलेबस है उसको कंप्लीट या पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो आप पुराना प्रश्न पत्र देखिए, सिलेबस देखिए, उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, उनको ध्यान में रख करके और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। तो सिलेबस का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। इससे संबंधित एक वीडियो मैंने 6 महीने पहले अपलोड की थी, आप देख सकते हैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फिर है पढ़ें कैसे, क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो क्या पढ़ना है आपको, कौन सी बुक का सहारा लेना है। तो बहुत कम वक्त है, ऑनलाइन क्लास से बिल्कुल बचना चाहिए आपको। अर्थात रिकॉर्डेड यूट्यूब में क्लास है उसको पढ़ सकते हो, लेकिन ऑनलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत होगा, लेकिन आपको जो प्राप्त करना है वो बहुत कम प्राप्त होगा। तो ऑनलाइन क्लास से आपको बचना है, मोटी मोटी पुस्तकों से बचना है। जो आपने पहले पढ़ लिया है एक बार बुक, सिर्फ उसी को पढ़ें, नए बुक से बिल्कुल भी पढ़ाई स्टार्ट ना करें। या अभी 20 दिन बचा है और नए नए बहुत सारे बुक ले आए और इसमें से भी पढ़ूंगा, इसमें से भी पढ़ूंगा, तो नहीं हो सकता। आप जो पढ़े हैं उसके प्रॉपर नोट्स तैयार करें। और कैसे नोट्स तैयार करें, एकदम शॉर्ट नोट्स तैयार करें।
मैं आपको दिखाता हूँ 2011-13 में जब मैंने तैयारी की थी तो उस समय कैसे नोट्स मैंने बनाए थे, एकदम थोड़े थोड़े, और बहुत कम ही चीज़ों को लिखा था। सब पूरे विषय को नहीं लिखना है, जो आपको समझना है और एक बार समझ गए उसको बस। ये कोहलर आप देख सकते हैं कि कोहलर को मैंने पढ़ा है तो अपने हिसाब से जैसे आपको समझ में आता है उसी भाषा में अपने नोट्स में भी लिखना है, बस ऐसे ही। ये चुंबक से संबंधित है, ये दर्पण से संबंधित, बस इतने शार्ट नोट्स, जितने में आपको समझ में आता है बस उतना ही लिखें, पूरा छापने की आवश्यकता नहीं है, ताकि आप जब भी परीक्षा के लिए जाएं तो सिर्फ देखना पड़े, पढ़ना ना पड़े। एक बार में ऐसा पढ़ें कि आपको सिर्फ और सिर्फ दोबारा में उसको सिर्फ देखना हो, पढ़ना ना पड़े। सिर्फ हल्का देखो, आपको पूरा समझ में आए, अर्थात जो भी पढ़ें एकदम से समझ के पढ़ें, और उस टॉपिक जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उसको पूरा कंप्लीट ही करें, और सिर्फ लास्ट में सिर्फ देखने के लिए बचा हो। तो शार्ट नोट्स तैयार करें, एकदम शार्ट नोट्स, जैसा आपको समझ में आता है जिस भी भाषा में, उस भाषा में नोट्स को तैयार करें, अर्थात जैसा आपको समझ में आ रहा है। वैज्ञानिक भाषा बिल्कुल प्रयोग मत करें, किताबी भाषा बिल्कुल प्रयोग मत करें, आपको जो समझ में आता है वही लिखें, वही करें। तो ये नोट्स बहुत ज़रूरी है, लास्ट टाइम में यही काम आएगा, क्योंकि आप बहुत सारे पुस्तकों को देख नहीं पाएंगे कि क्या पढ़ने योग्य क्या नहीं। जहाँ आपको नहीं समझ में आता सिर्फ उसी के नोट्स बनाएं, कुछ बाकी किसी के नहीं। परीक्षा की प्लानिंग कैसी हो, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये परीक्षा की प्लानिंग। तो इस पे विस्तृत चर्चा कर लेते हैं 5 मिनट की। तो हम देखते हैं जैसे परीक्षा की प्लानिंग है, तो सबसे पहले जो आपसे आता है वो बनाना स्टार्ट करें। पहली बात, घड़ी अवश्य पहन करके जाएं, और पहले से ही तैयार कर ले कि मुझे इतने मिनट में इतने क्वेश्चन या इस पार्ट के क्वेश्चन हल करने ही हैं। तो सब मेरा मानना है, मैं जैसे करता था कि सबसे पहले मैं हिंदी लगाता था, हिंदी के बाद पर्यावरण, उसके बाद बाल विकास, उसके बाद जीके, कंप्यूटर, फिर गणित, और इंग्लिश। और इनमें भी मेरा एक प्रो रहता था कि मैं क्या करता था कि अगर हिंदी बनाना है, पर्यावरण बनाना है, बाल विकास बनाना है, तो पूरे क्वेश्चन नहीं, एक तरफ से पढ़ते जाते, जो बना ठीक है, जो बन रहा है पहले उसको बनाओ, हल करो एकदम से। अगर उसमें थोड़ा भी वक्त लग रहा है तो उस प्रश्न में ऐसे गोला लगाओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बाद में उसमें टाइम खर्च किया जाएगा, क्योंकि आपसे जो बनता है वो भी छूट जाते हैं। जब हम अगर गणित बनाना स्टार्ट करते हैं जैसे पहले ही, तो गणित एक ऐसा विषय है कि अगर उस आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, और थोड़ा भी अगर उसमें फंसे तो आपका कब 15 से 20 मिनट, आधा घंटा निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जो पूरा दिन आप हल करेंगे, तब भी अगर आपसे आता है तो आप उसमें टाइम अपना जाया कर सकते हैं। तो इसको गणित को पहले नहीं बनाना है, पहले हिंदी बनाओ, बहुत कम टाइम लगेगा जो आपसे बनता है। अगर इसमें से 5 क्वेश्चन अभी छूटे हुए हैं तो उसको ऐसे गोला लगा करके रखे रहें, फिर पर्यावरण हल करें, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बाल विकास सोचना पड़ेगा, तो गणित में माइंड लगाने से पहले या खपाने से पहले बाल विकास सॉल्व जरूर करें, क्योंकि फ्रेश माइंड में ज़्यादा अच्छे से आपसे हो पाएगा। अब बाल विकास के क्वेश्चन अगर आपको बनाने हैं तो आपको ये पैटर्न याद रखना पड़ेगा, और बाल विकास आपसे बहुत अच्छा बने इसके लिए आपको शिक्षण विधियाँ पढ़नी होगी, शिक्षण सूत्र पढ़ने होंगे, मनोविज्ञान की जितनी 15 विधियाँ जो मैंने पढ़ाई थी अभी कुछ दिनों पहले उसको पढ़नी होगी। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं कि तर्क करके सीखते हैं, प्रयोग करके सीखते हैं, अर्थात सीखना कैसे होता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। जब आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो आप बाल विकास के सभी क्वेश्चन, चाहे वो गणित के हो, हिंदी के हो, इंग्लिश के हो, सबको हम आसानी से हल कर सकते हैं। जीके जो बने सिर्फ उतने में ही हल करो जो कन्फर्म हो 100%। 50% वाले जो 50-50 है ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी अभी सॉल्व ना करें, कंप्यूटर, गणित और इंग्लिश। तो आप हम देखते हैं ऑप्शन 4 होते हैं, 1 2 3 और 4। तो
एलिमिनेशन थ्योरी अर्थात एलिमिनेशन अपनाना चाहिए। या क्या रहता है कि कुछ ऑप्शन नकारात्मक होते हैं, उनको सिरे से ऐसे नकार दो। परीक्षा जो प्रश्न पत्र होता है उसमें जितना आपको कचरा करना हो आप कर सकते हो। मान लो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन हमको लग रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये नकारात्मक है, नकारात्मकता की बात करता है, सकारात्मक उत्तर को ही ध्यान दें। नकारात्मकता कहीं भी है अगर बालक से संबंधित, वो उत्तर कभी भी नहीं हो सकता। और तीसरे और चौथे क्वेश्चन में आप फंस गए हैं तो आप ये देखिए कि 100% एक्यूरेट क्या लग रहा है, अर्थात कौन सा उत्तर ज्यादा प्रभावकारी लग रहा है जो अधिकतर के लिए हो। अपने विचारों से बचना है, अपने विचारों से बचना है। परीक्षा में बिल्कुल भी बाल विकास के क्वेश्चन हल करते समय अपने विचार से बचना चाहिए कि हाँ मेरे विचार से ये होना चाहिए। बच्चों के विचार से क्या श्रेष्ठ है और समाज के हिसाब से क्या श्रेष्ठ है, पाठ्यक्रम आपसे क्या अपेक्षा करता है, उसको ध्यान में रख करके प्रश्नों को सॉल्व करें। तो पहले सिरे से जो बनते हैं उनको बना लें। 1 घंटे जब बचे रहेंगे तब आप गणित, इंग्लिश और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उनको बार बार बनाइए। और जो क्वेश्चन आपको 25% लग रहा है कि ये हो सकता है तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना बनाएं। अगर 50-50 संभावना हो तब भी क्वेश्चन को बनाने से बचें। जब 60% और 40% लग रहा हो कि हाँ ये वाला आंसर जो है 60% लग रहा है कि इसकी संभावना है, ये 40%, तो उस क्वेश्चन में ऐसे सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। अर्थात आपसे जितना बनता है उससे 10 क्वेश्चन जो इस अनुपात में हो, जिसके ऑप्शन 60% और 40%, ऐसे 10 क्वेश्चनों को आप लगा करके आए। अर्थात अगर आपके 90 क्वेश्चन आपने बना लिए हैं और आपको लगता है कि 90 में 88 तो एकदम सही ही होंगे, तो आप 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, उसके अतिरिक्त नहीं। सभी क्वेश्चन लगा करके बिल्कुल भी नहीं आने हैं, आपसे जब बनते हो तभी लगाने हैं। और वो अनुपात कैसा होना चाहिए, 60% से ऊपर अगर किसी उत्तर में आपको भरोसा है तभी आपको आंसर लगाने चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परीक्षा में आप ऐसे सकारात्मक रह सकते हैं और डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डरे तो आपसे जो बाल विकास के क्वेश्चन हैं ये आप नहीं बना पाएंगे, गणित भी आप नहीं बना पाएंगे। और टाइम का विशेष ध्यान रखें कि लास्ट में क्या होता है कि जब आपको टाइम की कमी होगी तो आपसे जो क्वेश्चन बनेंगे जैसे इंग्लिश के हो गए, गणित के हो गए, उसको भी आप नहीं बना पाएंगे। तो एक तरफ से स्टार्ट करें। और शिक्षक के लिए देखेंगे तो मैथ्स एंड साइंस को आप इसमें से साइंस वाला क्वेश्चन को आप पहले बनाइए, सामाजिक अध्ययन को पहले बनाइए। जो मैथ्स वाला है क्योंकि बड़े बड़े मैथ्स आते हैं इसमें और कठिन होते हैं थोड़े से, तो इनको आप बाद में सॉल्व करिएगा लास्ट में, सबसे लास्ट में मैथ्स इसमें करें। इसमें भी मैथ्स और इंग्लिश अगर आपसे बहुत अच्छा आता है तो इंग्लिश को आप पहले हल कर सकते हैं, नहीं तो मैथ्स और इंग्लिश को लास्ट में आप हल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप सकारात्मक रहें, आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपको लग रहा है कि हाँ इस बार कुछ करना है और एक पद आपको प्राप्त करना है, तो आप इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि आपके अंदर खुद ये होना चाहिए, आपको खुद ऐसा लगना चाहिए कि जो बाकी लोग जितना पढ़ रहे हैं, क्या मैं उससे कहीं बेहतर और अच्छे तरीके से पढ़ रहा हूँ, क्या मैं उनसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों ने पर्वतारोही देखा होगा, तो जब वो सोते हैं तब भी उनके मन में दूसरे दिन की प्लानिंग चल रही होती है कि कैसे उस शिखर तक पहुंचना है। अर्थात रात में भी उनकी तैयारियां चलते रहती है जब सभी लोग सोते रहते हैं। तो जब सब सो रहे हैं तो आप जागिए और पढ़िए। अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि उस वक्त आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा और जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सुबह के टाइम अधिक होती है रात की अपेक्षा, क्योंकि आप रात में 2 घंटे पढ़ोगे तो सुबह के 1 घंटे के बराबर उसका रिजल्ट होता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।